हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। भाई आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी टिप शेयर करने वाला हूं मैथ्स की तैयारी के आप किसी भी पड़ाव पर हो, चाहे आप 50 के लिए तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो के बाद आप 50 से 60 पर जा सकते हो। और अगर 80 में से 80 सोच चुके हो तो वो गलतियां मत करना जो बच्चे करते हुए आए हैं। एग्जाम को अच्छे से प्रेजेंट ना करना। भाई 80 की श्योरिटी चाहिए, तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट मैं बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम को प्रेजेंट करना एक कला है और वो कला हर बच्चे को नहीं आती। क्योंकि जब आप एग्जाम करते हो ना, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो कि मेरे को कैसे एग्जाम करना है। आज एक टीचर के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्जाम जब मैं चेक करता हूं तो मैं कैसा चाहता हूं कि मेरे सामने कैसा पेपर आए जिसको देख के मेरा दिल खुश हो जाए और मैं उसको एक्स्ट्रा नंबर दे दूं। एक छोटी छोटी बारीकियां सर्च कर कर लाया हूं ताकि आपके एग्जाम में, चाहे सिली मिस्टेक छोड़ो, कैलकुलेशन छोड़ो, अगर चीज सुंदर दिखेगी तो भाई उसमें नंबर मिलेंगे और गलतियां थोड़ी बहुत नजरअंदाज होंगी। तो भाई एक एक करके हर चीज की बात करूंगा। सबसे पहला डाउट आपका यह रहता है कि सर राइटिंग, भाई देखो राइटिंग कैसी भी हो चलेगा, पर एक एक स्टेप आपका क्लियरली दिखाई देना चाहिए। टीचर के लिए रीडेबल होना चाहिए। बहुत सुंदर नहीं होना, हमें फूल नहीं बनाने हैं, हमें तितलियां नहीं बनानी है, हमें अच्छे से चीजों को दिखाना है, प्रेजेंट करना है। कैसे प्रेजेंट करना है? जो लिखो साफ लिखो। अगर आपको जैसे किसी सवाल में 45 गुणा 12 करना है तो भाई वहां मत करो, रफ में करो। रफ की बात भी बताऊंगा, तसल्ली रखो एक एक करके। सेकंड पॉइंट, एमसीक्यू ऑन अ सिंगल शीट। बच्चे बड़ी गलती करते हैं भाई, इसके ऊपर बहुत गलती करते हैं। कहीं पर भी एमसीक्यू चल रहे हैं, कहीं पर भी चल रहे हैं। अब मैं टीचर हूं, मुझे 20 एमसीक्यू करने हैं। यार एक बात बताओ, मैं तुम्हारी जॉब कर रहा हूं या सीबीएसई की जॉब कर रहा हूं, मेरे को 20 पेपर मिले हुए एक दिन में चेक करने के लिए। तो यार एमसीक्यू में मुझे सहूलियत दो, कितना फायदा होगा। कैसे करने हैं एमसीक्यू? ये आपका पेपर का पेज है, यहां मार्जिन खिंचा हुआ होता है, ठीक है। आप 1 से लेकर 10 तक एमसीक्यू यहां लिखो, 11 से लेकर 20 तक यहां लिखो और ऑप्शन बहुत क्लियर लिखो, जैसे बी, सी या डी। और इसके आगे अगर आप लिख सकते हो तो बेटर, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे बोलते हैं सर पूरा एमसीक्यू सॉल्व करके दिखा दे, तो बहुत गंदा लगता है भाई। करके दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर गंदा लगता है। क्यों? मैं आपको बताता हूं। मान लो आपने पहला एमसीक्यू करा, पूरा पेज सॉल्व करा, नीचे लिखा बी, अरे भाई इसका भी उतना ही नंबर है और नॉर्मल भी उतना ही नंबर है। अब एक बात बता, जब तू सॉल्व कर रहा होगा तू चाहेगा और अच्छे से दिखे, तो रफ में करना, फटाफट कैलकुलेशन होगी, ठीक है। एमसीक्यू की बात क्लियर हो गई। अगली चीज रफ स्पेस मैनेजमेंट, सबसे जरूरी। मैथ के अंदर यही रामबाण चीज होती है भाई। ये जो सीख गया उसके लिए बहुत फायदेमंद बात होने वाली है। देखो भाई, जब आप अपने पेज को बनाते हो, जैसे आपका कोई भी आंसर शीट है, ठीक है, आप हर पेज पे जाके ऐसे लाइन खींच देते हो। हर पेज पे मत खींचो, जिस पेज पे रफ की जरूरत है वहीं पर लाइन खींचो, बस वहीं पर खींचो। सर एक्स्ट्रा रफ करना हो, एमसीक्यू के लिए रफ करना हो तो कैसे करना होगा? भाई सबसे लास्ट पन्ना मैथ के पेपर में थोड़ा गंदा सा होता है क्योंकि वो रफ पेज होता है, तो उस पर आप रफ इस्तेमाल करो और एंड में उसे काट के आ जाओ। अब रफ करना कैसे है? जब एंड वाले पेज पे आप रफ कर रहे होगे ना, तो जिस क्वेश्चन की कैलकुलेशन का रफ कर रहे हो उसका नंबर जरूर डालना। सर नंबर क्यों डालना है? पेपर में तो नंबर डाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं 26वें क्वेश्चन का रफ कर रहा हूं, ठीक है, या मैं 35वें क्वेश्चन का रफ कर रहा हूं और 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो होता क्या है ना, कई बार मेरे साथ रफ करते करते ना छोटी सी गलती होती है जिससे मेरा आंसर नहीं आता। मैं फ्रस्ट्रेट होकर दूसरे क्वेश्चन पे चला जाता हूं, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं वापस उस क्वेश्चन पे आता हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि अब मुझे फिर से शुरू करना पड़ेगा। पर अगर मेरी हाफ ऑफ द कैलकुलेशन सही थी, जहां तक मैं श्योर हूं, तो मुझे वहीं से कंटिन्यू करना पड़ेगा और वो कैलकुलेशन मुझे दिखाई दे जाएगी। अन्यथा आपको रफ पेज ऐसा मिलेगा कि आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपने कैलकुलेशन कहां करी थी। ऐसे करके सेक्शन बना देना रफ पेज पे ताकि आपको ही सहूलियत हो। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला आता है इंटीग्रेशन क्वेश्चन साइड वर्क। बच्चों को इसमें बड़ी दिक्कत आती है। भाई देखो, इंटीग्रेशन जिस पेज पे करो ना, जिस भी पेज पे इंटीग्रेशन कर रहे हो, ध्यान से देखना, जिस भी पेज पे इंटीग्रेशन कर रहे हो आप, उस पेज पे यहां चलता है क्वेश्चन और जो उसका साइड वर्क है वो यहां चलता है। इसमें कभी लाइन मत खींचना, हमेशा ये लाइन मत खींचना, हमेशा क्या, कभी ये लाइन नहीं खींचनी है आपको। ये लाइन हटा दो, एक सेकंड रुको, हाँ ये लाइन हटाओ। आपको ये चीज ऐसे ही दिखनी चाहिए, यहां मेन क्वेश्चन, यहां साइड वर्क। फॉर एग्जांपल मैथ के बच्चे रिलेट कर जाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन, तो उसमें जो कैलकुलेशन होती है ना, जिसको आप लेट करते हो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, वो साइड में दिखाओ, कैलकुलेशन यहां दिखाओ, बहुत डिटेल रहेगी, लाइन नहीं खींचनी है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, सारी चीजें समझ में आ रही होगी। अगला, हाउ टू मैनेज ग्राफ क्वेश्चन। ग्राफ के क्वेश्चन के लिए आपको ग्राफ ऑलरेडी शीट में अटैच मिलेगा। जब शीट में वो ऑलरेडी अटैच होगा तो उस ग्राफ के क्वेश्चन को वही करना। ऐसा मत करना कि एंड में जाके ग्राफ कर दिया, चित्र कहीं और बन रहा है। सोचो, आप टीचर को बोलोगे लुक एट द ग्राफ, टीचर तुम्हारा ग्राफ देखने आएगा, हालांकि वो आएगा, लेकिन अगर ग्राफ यहां मिल जाए, क्वेश्चन यहां मिल जाए, तो टीचर को कितना अच्छा लगेगा। वो बोलेगा यार कितना बढ़िया बच्चा मेरे लिए हेल्प कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात। आगे, पेपर सेक्शन वाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, आई ऑलरेडी सजेस्ट मैनी टाइम्स, पेपर को सेक्शन वाइज ही करो, बट ये मैटर नहीं करता कि आप ए से ई जा रहे हो या ई से ए आ रहे हो। एक सेक्शन उठाओ और उस सेक्शन के सारे क्वेश्चन एक जगह करो, ये जरूरी चीज होती है। इस चीज को अगर आप करोगे तो बेटर रहेगा। ये नहीं है कि आप ए के बाद बी करो, ए के बाद ई कर लो, पर ई में अगर 3 क्वेश्चन है तो उस सारे 3 क्वेश्चनों को एक साथ करो। ये होता है सेक्शन वाई का, जो मेरे स्कूल के टीचर ने कहा था कि ऐसे फॉलो करना है भाई तेरे को, ठीक है। आगे आता है कटिंग कैसे करें। बच्चे कटिंग में क्या करते हैं, ये होती है उनकी कटिंग, ऐसे बनाकर उस चीज को जब तक गाढ़ा करते रहते हैं तब तक पीछे वाले पेज में वो छप ना जाए। ऐसे नहीं करते, एक बॉक्स बना दिया और ऐसे करके कांटा मार दिया, दैट्स इट। सिंपल कट मारना होता है। आगे बढ़िए, डायग्राम जितना नीट एंड क्लीन होगा उतना बढ़िया है। डायग्राम पे लेबलिंग जरूर करो, जैसे कोई लाइन खींची तो ए बी बना दो, बी सी बना दो, इस तरीके से। और अगर आप पेंसिल से बना सकते हो डायग्राम तो बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है। उसके बाद केस स्टडीज के अंदर जो 3 क्वेश्चन पूछे हैं, आप पूरी केस स्टडी सॉल्व करो, लेकिन लास्ट में जाकर उन तीनों के जो डायरेक्ट आंसर हैं वो भी लिख दिया करो। इससे टीचर को पता लग जाता है कि आपकी कैलकुलेशन में ये आंसर सही है। इससे पता क्या हेल्प होती है, लेट्स से मैं आपको बताता हूं। आपने केस स्टडी करी है ना, आपसे छोटी मोटी गलती हो गई, एंड में आप आए और आपने तीनों के आंसर लिख दिए। लेट्स से एक का 90 डिग्री आ रहा था, एक का π/4 आ रहा था और अगले वाले का 20 आ रहा था। अब टीचर क्या करेगा, टीचर आपकी कैलकुलेशन तो चेक करेगा, लेकिन अगर उसको दिखा यार तेरे तीनों आंसर सही हैं, उसके पास समय कम होता है और वो आपको नंबर देके आगे बढ़ सकता है। अब मान लो आपने कैलकुलेशन करी पर आपका 20 आंसर आया, पर आपके दोस्त ने बोला 40 सही है, आपको उस पर भरोसा है कि उसने सही करा होगा, वो टॉपर है क्लास का, तो आप 40 लिख देते हो यहाँ पे। तो भाई वो इतना टाइम नहीं है कि एक एक चीज देखेगा, हालांकि वो देखते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हो तो बहुत चांसेस है वो चीजें नजरअंदाज हो जाएं, और होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, और अपने लास्ट पॉइंट, ब्लैंक स्पेस। भाई देखो, ये मेरे एक दोस्त हैं इंग्लिश पढ़ाते हैं, उनसे मैंने सीखा था कि भाई हर क्वेश्चन के एंड में कम से कम 1 या 2 लाइनें छोड़नी चाहिए। इससे क्या होता है, बाइफर्केशन मिल जाती है कि वो आंसर अलग है और ये आंसर अलग है, दोनों में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। और कभी भी कोई आंसर लिखो ऐसे नंबर मत डाला करो, 1 2 3, इसके आगे अगर हो सके तो ANS ऐसे करके जरूर लिख दिया करो, ये काफी बेटर फील देता है, ठीक है। और आंसर ऐसे मत लिखना, आंसर नंबर 1 इतना बड़ा और फिर यहां आंसर हो रहा है, गलत है ये चीज। आपको शीट पर साइड में CBSE लाइन खींच के दे रही है ना, वहां पर लिखो। तो आई होप ये सारी टिप्स आपके एग्जाम में काम आएगी और आपके एग्जाम में जो मार्क्स आप लाना चाह रहे हो उसमें बहुत हेल्प करेगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए।